नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी एग्जामपुर चैनल में। और मैं हूं आशीष यादव और लेकर के आया हूं ऐतिहासिक का जो क्रमवार चल रहा था उसी की श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें हम बताएंगे अभिलेखों के बारे में। एक वीडियो मैंने दिया था अभिलेखों के बारे में, जो कि एक जितने भी ऐतिहासिक अभिलेख रहे उसी हिसाब से कुछ शेष बचे हुए थे। इस वीडियो मैंने रखा है, इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि इतिहास में होता कैसे रहा है। और इन्हीं अभिलेखों की वजह से ही हम पता कर पाए हैं कि जो ऐतिहासिक चीजों में जो जो होता रहा है, राजाओं का युद्ध हुआ और कौन से राजा निर्दयी रहे, किस राजा ने महान ख्याति प्राप्त की, तो इन्हीं अभिलेखों के द्वारा पता किया जाता है और करते भी रहे हमारे इतिहास का। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, साथ में इस वीडियो का सेशन अपना शेयर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा। इम्पोर्टेंट है, अगर आप शेयर और लाइक करते हैं तो आपका ये इम्पोर्टेंट कार्य हमारे लिए बहुत मतलब कि सहकार्य समर्थक होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन हम ऊर्जावान होंगे। अगर ऊर्जावान हुए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे और अच्छा मन लगेगा, और नहीं तो हमारा डिमोटिव उठने में पता ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, बैठ जाएंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और देखिए, और मेरी तरफ दिमाग अच्छा लगाइए, यहाँ वहाँ की बातें थोड़ा छोड़िए और मेरी तरफ फोकस करिए। मेरा काम है आपके माइंड को अट्रैक्ट करके और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दूँ, आपके माइंड में ये अभिलेखों को डाल दूँ। ये मेरी टीचिंग स्किल की कहानी है कि हम क्या करते हैं। तो आप जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए, मैं इसके बारे में पूरी तरीके से बताता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि ये जो अभिलेख रहे, तो अभिलेखों के द्वारा पता किया जा सकता है कि हमारा जो इतिहास रहा तो कैसा रहा। तो पहले नंबर मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, अशोक के भी अभिलेख रहे, उनसे हम बहुत कुछ मिलता है, अशोक के बारे में पता चलता है, बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से उन्हीं अभिलेखों में लिखा हुआ जैन धर्म के बारे में पता चलता है। इन्हीं से पता चलता है कि किन्हीं धर्म में, मान लो अगर बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, इसका भी प्रमाण मिल जाता है उन्हीं के द्वारा। साथ में जैन धर्म की प्राकृतिक थी, ये सब कुछ का प्रमाण इन्हीं में संक्षिप्त है। साथ में अगर कह दिया जाए कि बौद्धिक साहित्य की अगर बात करें तो वो एक अलग बात है, बौद्धिक साहित्य हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन हम अभिलेखों के बारे में बात कर रहे हैं कि अभिलेख इस तरीके से लिखे गए, इनमें कौन कौन सी जानकारियां हैं, ये हम पूरी तरीके से बताएंगे। तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त को जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, उसका एक अलग है, लेकिन ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था। तो इसका एक अभिलेख है जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य का मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में चर्चा होती है। इसकी खोज जब हुई तो उसके बारे में क्या क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, उसमें जानकारियां क्या थी, इसकी जानकारी में इसमें लिखे हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। इस स्तंभ लेख में चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। माना जाता है उसमें चंद्रगुप्त नहीं दिया था, उसमें सिर्फ चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, जिसने महत्वपूर्ण अनेक अनेक कार्य किए थे। तथा इसी से पता चलता है जब यह अभिलेख लिखा गया तब चंद्र नामक शासक की मृत्यु हो चुकी थी। जब यह अभिलेख लिखा गया था तो उस समय, जिस समय लिखा गया था उस समय उस चंद्र नामक राजा की मृत्यु हो चुकी थी। मानो अगर कह दिया जाए कि चंद्रगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, जो विक्रमादित्य था उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब यह अभिलेख लिखा गया, मेहरौली वाला। तो आगे आइए, इसमें दूसरा फैक्ट दिया है, इस चंद्र नामक शासक की पहचान विक्रमादित्य के रूप में की गई। मैंने अभी बताया चंद्र नामक शासक की पहचान जो की गई थी, तो ये से चंद्रगुप्त
के और विक्रमादित्य के नाम पर ही की गई। माना जाता है कि चंद्र जो नामक शासक था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य भी किए। तथा ये स्तंभ लेख लौह धातु का बना था। ये स्तंभ लेख जो था तो लौह धातु से निर्मित था, उसी में लिखा हुआ था सब कुछ। तो ये स्तंभ लेख था। आगे चलिए, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ सौराष्ट्र या भीतरी गांव भीतरी गाजीपुर स्तंभ लेख, मतलब इसमें दिए स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा, गुप्त वंश का राजा था। जूनागढ़ सौराष्ट्र या भीतरी गाजीपुर स्तंभ लेख, इसके बारे में जानकारी देखिए। इसमें गुप्त काल में हुणों के आक्रमण की जानकारी मिली। इसी से पता चलता है कि गुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था, और जब आक्रमण हुआ उस समय जब आक्रमण होता है उस समय स्कंदगुप्त विजयी रहा। जब आक्रमण हो जाता है तो स्कंदगुप्त जो था वहां का, तो वो क्या होता है, विजयी होता है लड़ाई में। आगे इसी से पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो था उसने अपना गवर्नर सौराष्ट्र में एक नियुक्त किया था। उसका हर राजा का एक गवर्नर सौराष्ट्र में नियुक्त किया जाता था। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त का भी एक गवर्नर सौराष्ट्र में नियुक्त किया गया, और वही कार्य किया जिसने इस रुद्रदामन ने कार्य किया था। रुद्रदामन ने क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण इसके जो गवर्नर था तो उसने भी करवाया था। उसके गवर्नर का नाम क्या था, पर्णदत्त। जो पर्णदत्त था ये स्कंदगुप्त का गवर्नर था। इसने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, मतलब टूटी फूटी थी तो फिर से उसको बहुत बेहतर तरीके से बनवा दिया था। आगे देखिए, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का नाम सुना होगा, ये गुप्त वंश का लास्ट शासक था। इसका एक अभिलेख आता है एरण अभिलेख के नाम से। इसमें अगर बात करें तो 510 बीसी की चर्चा है, 510 बीसी में होगा। इसमें हुणों का आक्रमण होता है। इसमें भी देखिए हुण जो विदेशी थे ये करीबन 10-15 बार यहाँ पर आक्रमण हुए। अधिकतर गुप्त काल में ही हुणों का आक्रमण हुआ था भारत में। तब जब ये भानुगुप्त था तब भी हुणों का आक्रमण हुआ। तथा भानुगुप्त का सामंत, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है। इसमें अगर कही जाए कि इसमें इस शासक में मतलब कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे ये कहानी फेमस हुई, इसमें एक कहानी घटित हुई थी जिससे पता चल जाता है कि सती प्रथा भी लागू थी। वो कौन सा कार्य था, जब ये हुणों का आक्रमण हुआ उस समय भानुगुप्त का सामंत गोपराज नाम था उसके सामंत का। उसकी पत्नी जो है सती हो गई थी। जब कौन मर गया था, गोपराज की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए लिखा है मैंने, गोपराज की मृत्यु हो जाती है। तब इसकी पत्नी ने अपने आप को आग में जला लिया, उसी के साथ बैठ करके आग में जल गई। तो इससे पता ये चल जाता है कि नहीं, गुप्त वंश में सती प्रथा का प्रचलन था। इससे ये साबित हो जाता है। आगे देखिए, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस जो था यूनानी थे। ये जो था तो कुल मिलाकर के ये राइटर था। हेलियोडोरस एक राइटर था। अब इसके बारे में अगर बात करें, इसका जो मिला है विदिशा बेसर नगर एमपी में पड़ता है। ये यहाँ पर इसका ये मिल जाता अभिलेख, यहाँ एमपी में मिलता है। तब हेलियोडोरस यूनान शासक एंटियाल फिडास का राजदूत था। हेलियोडोरस और एंटियाल फिडास का जो राजदूत था हेलियोडोरस, वो सुंगवंशी शासक, सुंगवंश का नाम आपने सुना होगा, पतंजलि या फिर पुष्यमित्र सुंग जिसने स्थापना की थी। तो ये सुंगवंशी शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में आया था। कौन आया था, हेलियोडोरस, और आकर के वहां पर कुछ अपनी कविताएं बताई थी, और उसी से प्रभावित होकर वहीं पर एक कृष्ण भागवत के सम्मान में उसने कुछ अच्छे कार्य किए जिससे कि वो राजा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण
जो पुष्यमित्र शुंग जो था तो एक ब्राह्मण था, और वहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो वेदों की रचना है, पुराणों की रचना है उसी काल में हुई है। साथ में भागवत धर्म या फिर कह दिया जाए ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का प्रचलन वहीं से माना जाता है। और वो अधिकतर कह दिया जाए तो वैष्णव धर्म को ज्यादा मान्यता देते थे, जैसे कृष्ण भगवान वैष्णव, और ये सब भगवानों को अधिक महत्ता थी किसमें, शुंग वंश में। इसीलिए इस हेलियोडोरस ने ऐसा कार्य किया जिससे कि ये खुश हो जाएं। और इसने एक ठो अभिलेख रचना की थी, वो कौन सा था, यही था भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसने रचना करवाई थी। तथा हेलियोडोरस ने ये अभिलेख निर्माण करवाया। मैंने अभी कहा था कि उसकी खुशी में, जिससे उस राजा की खुशी हो जाए तो वहां पर एंट्री मिल जाए, तो एंट्री मिल गई और फिर क्या करवा दिया, वहां पर एक स्तंभ लेख की निर्माण करवाया, जिससे कि वो राजा खुश हो गया और वहां पर रहने के लिए और आने के लिए अनुमति दे दी। आगे आइए, लास्ट देखिए पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख। पुलकेशन द्वितीय के बारे में आप जानते होंगे। पुलकेशन द्वितीय जो था ये भी जो राजा था, तो इस राजा का काम जो था, तो ये चालुक्य वंशी था। चालुक्य वंश आपने देखा होगा, चालुक्य वंश 3 वंश में डिवाइडेड है, वातापी करके। तो 3 वंश में, वो हम ऐतिहासिक में और जब आगे चलेंगे वंशों में पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो शासक था, तो पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख मिलता कहाँ से है, इसका साक्ष्य कर्नाटक से मिल जाता है। कर्नाटक में इसका साक्ष्य विद्यमान है, वहीं यहाँ पर खोजा गया, मिला भी। और ये चालुक्य वंशी शासक था कौन, पुलकेशन द्वितीय। और इसका एक युद्ध होता है हर्षवर्धन के साथ में, आप जानते होंगे। हर्षवर्धन के साथ में बहुत महान युद्ध होता है नर्मदा तट में, और हर्ष हार जाता है, पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है। इसकी भी जानकारी इसी एहोल अभिलेख में मिल जाती है। देखिए मैंने देखा है, लेकिन इस अभिलेख का लेखन कार्य, जो ये एहोल अभिलेख है, इस अभिलेख का जो लेखन कार्य किया था तो रवि कीर्ति नामक एक व्यक्ति थे, वो रवि कीर्ति जैन। इन्होंने इस अभिलेख को लिखा और लिख करके इसका पूरी तरीके से निर्माण करके वहां पर रखवा दिया। आज की डेट में मिल गया है, इसलिए उसको पढ़ा गया है। और इसी अभिलेख में कालिदास और भैरवी, आपने नाम सुना होगा, गुप्त काल में कालिदास और भैरवी रहे हैं, तो उनका जो विवरण है, उनका जो नाम आया है, इसी एहोल अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम इसी एहोल अभिलेख में कालिदास एवं भैरवी का नाम इसी एहोल अभिलेख में मिल जाता है। साथ में मैंने एक कहानी अभी बताई थी, ये वाली, कि इस अभिलेख में पता चलता है, इसी अभिलेख के द्वारा, कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय का युद्ध होता है, नर्मदा तट में होता है और हर्ष हार जाता है। इसकी कहानी इसी एहोल अभिलेख में मिल जाती है। इनका मतलब ये है कि इनसे और भी कहानियां हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। नहीं तो पूरा तरीके से अगर पूरी अभिलेख यहाँ रख दिया जाए तो इतिहास करीबन 200 साल चले फिर भी समाप्त नहीं हो सकती, अगर एक पॉइंट ज्यादा ही लेकर चले। तो मेन बातें हैं, इनको आप रखिएगा मेन पॉइंट में। साथ में इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब आगे जो बात करेंगे, स्मारक एवं मंदिरों की बात करेंगे कि कौन से राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखा जाए तो लिंगेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर जितने भी हैं, सूर्य मंदिर से लेकर के सब कोई चर्चाएं होंगी। साथ में बौद्ध कलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, गंधार कला, ये सब की जानकारी यही अब स्टार्टिंग में मिलती चलेगी। और इसके साथ समाप्त करता हूँ वीडियो। इसको शेयर और लाइक करते चलिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है।